अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ आसानी से सुन पा रहे होंगे। सॉरी फॉर द डिले। वो बस एक अचानक कुछ काम निकल आया तो उस वजह से थोड़ा ज़रा देर हो गई। तो आज की डिस्कशन को बेटे कंटिन्यू करते हैं, बट उसको कंटिन्यू करने से पहले और नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले अ, हम लोग जो हैं वो कल वाली से मुराद जो है हमारी प्रीवियस डिस्कशन है, उसके ऊपर जो कुछ थोड़ी गुफ्तगू कर लें, उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, बीच में मैं कुछ मैसेजेस देख रहा था कि बच्चे कुछ बता रहे थे कि जी उनके एरिया में लाइट की प्रॉब्लम है, जिस तरह से भी है। तो ऑलरेडी बेटा जो लेक्चर्स 2 से 3 लेक्चर्स जो हुए हैं उनके लिंक्स जो हैं यूट्यूब के सर अहमद के ऑफिशियल चैनल के ऊपर वो अपलोडेड हैं और उनके लिंक्स जो हैं वो ग्रुप में मौजूद हैं। 3 जो इनिशियल लेक्चर्स हमारे हुए हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि हमारी 24 को हमने क्लास शुरू की है, तो 24 को क्लास हुई है। 25 और 26 तीनों, 24, 25 और 26 तीनों के लेक्चर के लिंक्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद भी अभी लेटर जो 29 वाला हमारा लेक्चर हुआ है और फिर 30 वाला लेक्चर हुआ है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सर को रिक्वेस्ट करूं कि ये जो है ये अवेलेबल कर दें। बेसिकली जो ये लेक्चर्स की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये सारे का सारा काम मोहतरम सर अब्दुल कयूम साहब करते हैं। तो अगर आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग या उसको अपलोड या इस तरह का कोई इशू हो तो आप सर अब्दुल कयूम से कांटेक्ट किया करें। हाँ, पढ़ने पढ़ाने के हवाले से कोई चीज सही से समझ नहीं आ रही, सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ क्लास में भी और ऑफ कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा जो प्रीवियस हमारी डिस्कशन हुई भी है, अगर उसको लेके किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो अपना क्वेश्चन प्रेजेंट करे क्लास में, हैंड रेज करे और मैं उसको आंसर करूं और उसके बाद फिर हम अपनी डिस्कशन की तरफ चलें। राइट नाउ क्लास हमारी में बेटे उस्मान मलिक हैं, शमसुल जमान है और कुछ और स्टूडेंट्स हैं। मैं उनके नाम बता देता हूं आपको। रिक्वेस्ट है प्लीज अपना नाम अपडेट करें। मेरा ख्याल अब ये काफी मर्तबा मैंने ये चीज क्लास में दोहरा दी है, बता दी है, तो फिर नेक्स्ट इसका माजरत के साथ फिर वो एक ही सॉल्यूशन रह जाएगा कि मैं मीटिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट करूं। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वक्त मौजूद हैं क्लास में, मीटिंग में मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने रोल नंबर और रोल नंबर के आगे अपना प्रॉपर नाम जो है मुकम्मल वो मेंशन कीजिए, ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आपको हो बेटा और ना ही क्लास मैनेज करने में मुझे कुछ प्रॉब्लम आए। कि लाजमी बात है बेटा, रोल नंबर के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अब अब्दुल अला है मेरा ख्याल, वो उनका भी नाम मेंशन नहीं है, रोल नंबर मेंशन नहीं है। और इसी तरह बाकी भी तमाम स्टूडेंट्स मेहरबानी करके देख लें। जरूरी नहीं होता बेटा कि एक चीज के ऊपर जब तक रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए तब तक आप सुने ही ना। चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल मैनर से मैनेज कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा तो फिर प्लीज फीडबैक दीजिए मुझे कि जी क्लियर है, ओके है, तो फिर मैं अगली डिस्कशन की तरफ चलूं ताकि बिला वजह हमारा टाइम भी जाया ना हो। चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज आपको बता दूं बेटा, नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं सर अब्दुल कयूम के पास, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है वो ग्रुप में भी अनाउंसमेंट बना के लगा देंगे। तो उनकी प्राइस, उनकी अवेलेबिलिटी, उसमें जो करंट अटेम्प्ट है, क्योंकि अभी सजेस्टेड आंसर जो है वो अपलोड मेरा ख्याल नहीं हुआ, जो मैंने लास्ट चेक किया था कि आपकी वेबसाइट पे। तो उसके अलावा यानी पिछली अटेम्प्ट का जो सजेस्टेड आंसर है उसके अलावा मुकम्मल है
कंप्लीट हैं हर एस्पेक्ट से, और जो हमने बात की थी, जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और फिर दोबारा मैं अपनी बात को दोहरा दूं कि बेटा नोट्स जो हैं वो आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हैं, किसी तरह की कोई कंपल्शन नहीं है। आप स्टडी टेक्स्ट डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़िए, कोई पाबंदी नहीं है। आप कोई और किसी और ऑथर की किताब पढ़ना चाहते हैं उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। और बस रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि जहां से भी आपको कोई कंफ्यूजन महसूस हो, चाहे नोट्स में से, चाहे स्टडी टेक्स्ट में से, इवन किसी दूसरे उस्ताद मोहतरम की लिखी हुई किताब में कोई कंफ्यूजन महसूस हो, तो बस उस कंफ्यूजन को अपने अंदर दबा के ना बैठे रहिएगा, उसे मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। और जो प्रीवियस हमारा तरीकेकार रहा है डिस्कशन का, वो सबसे मुझे तो बड़ा शानदार तरीकेकार लगता है कि बच्चों को जहां से भी कंफ्यूजन होती है, बच्चे उसकी एक तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यही सबसे शानदार इस्तेमाल है, और ये इसीलिए हम टेक्नोलॉजी को एक एसेंशियल पार्ट मानते हैं अपनी लाइफ का। तो जहां से बेटा आपको कंफ्यूजन महसूस हो, उसकी एक वाज़ेह तस्वीर, रीडेबल तस्वीर बना के ग्रुप के अंदर शेयर करें। प्राइवेट मैसेज ना करें, मसला कोई नहीं है, मैं उसे भी रिप्लाई तो कर ही दूंगा, लेकिन क्या है कि जब आप ग्रुप में बेटा मैसेज करते हैं ना, तो ये समझें कि एक तरह का बाकी तमाम दोस्तों के लिए भी हो सकता है वो सवाल किसी और के जहन में ना आया हो, और जब आपने वो सवाल किया और मैंने उसे रिप्लाई किया, तो इससे बाकी शागिर्दों का भी भला होगा, तो नेचुरली एक नेकी भी शुमार की जाती है। तो ग्रुप के अंदर बेटे वो तस्वीर शेयर कीजिए, और मैं उसको कोशिश करूंगा कि अच्छे से और बहुत जल्दी उसको रिप्लाई करूं, और उससे बड़ी आसानी हो जाएगी। जो एक हमारा एक प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा, कि बाज मर्तबा होता है कि जी इंटरेक्शन, ऑनलाइन क्लास है, फिजिकल इंटरेक्शन जरा कम है, तो उसमें काफी हद तक इससे कमी जो है वो वाक़या हो जाएगी। अच्छा जी, शुरू करते हैं बेटे आज की डिस्कशन को, और देखते हैं मामलात को कि जी किस तरह से है सूरत हाल, और क्या डिस्कशन है आज की हमारी। आज हमने थोड़ा सा जरा जो अपना इंट्रोडक्टरी मामला था उसे हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड कर लिया था, और आज हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कल बेटे मैंने आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत भी की थी कि ये जो चैप्टर है इसमें दो हमें फेवर्स हैं। पहली तो फेवर ये है कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई कैप इसमें से करीबन करीबन तमाम ही अटेम्प्ट्स में बड़ी अच्छी वेटेज का 14-15 मार्क्स, 14-15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछता है। और दूसरी बेटे जो खुशखबरी है वो ये है कि इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर होने के बावजूद एक मजे की चीज क्या है कि इसमें से तकरीबन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा कि तकरीबन आधा चैप्टर जो है, तकरीबन आधा चैप्टर वो आप लोगों ने ऑलरेडी एएफसी लेवल के ऊपर पढ़ा हुआ होगा, तो उसको भी हम थोड़ा थोड़ा दोहराएंगे इंशाल्लाह। वर्ड बाय वर्ड उसको उस तरह से तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो डेफिनेटली बेटा आपका वक्त जाया करने वाली बात है कि अगर अब मैं यहाँ ये लेके बैठ जाऊं कि जी क्या होते हैं टच पैड्स, क्या होते हैं और माउस क्या होते हैं और कीबोर्ड्स क्या होते हैं, तो सिंपली आई वुड से कि आप लोगों का टाइम जाया होगा उस चीज में। लेकिन उसके अंदर जहां जहां आपको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा आप लोगों को कि भाई ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, और आप लोग उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, जहां क्वेश्चंस होंगे मुझसे डिस्कस कर लेंगे, और उस पोर्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना किसी भी सूरत में। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि ये जो हमारी अटेम्प्ट गुजरी है, इस अटेम्प्ट में भी उसने उस पोर्शन में से जो स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज जो है, बल्कि सॉरी प्राइमरी, एक पोर्शन प्राइमरी का है और सेकेंडरी स्टोरेज के हवाले से उसने क्वेश्चन पूछा है, और वो हर मर्तबा उस पोर्शन को किसी ना किसी हवाले से थोड़ा बहुत टच करने की कोशिश करता है। तो हमने उस पोर्शन को
इग्नोर नहीं करना खुदा ना खास्ता, लेकिन उसके ऊपर डेफिनेटली आप लोगों के साथ शायद मुझे उतनी ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। आगाज करते हैं आज की डिस्कशन का। और रिक्वेस्ट आप तमाम बच्चों से ये है कि बेटा, चूंकि इनिशियल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूं, तो पूरी अपनी तवज्जो रखिएगा, बिकॉज अगर ये कॉन्सेप्ट सही से समझ ना आए तो आगे फिर जब हम डिटेल्स पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। एक चीज जिससे बेटे मैं आप लोगों के साथ 100% एग्री करता हूं कि प्रैक्टिकल जो हमारे है ना, ऐसे यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स, उन सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट के लिए कंसंट्रेशन मेंटेन करना कदरे आसान होता है, ठीक है ना। यानी उसमें वेरिएशन आती रहती है, कभी लेक्चर सुन लिया, कभी सवाल कर लिया, कभी कैलकुलेशन कर ली, एंड सो ऑन। थ्योरी वाले पेपर्स में ना ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, और मैं आप बच्चों से पूरी तरह एग्री करता हूं कि मुश्किल हो जाता है 1-1.5 घंटा नॉलेज मुसलसल एक चीज आ रही है और आप उसे सुन रहे हैं और आप उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर पर ऑनलाइन क्लास में ये और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लास में जब हम मौजूद होते हैं तो वहाँ एक फिजिकल प्रेजेंस होती है, टीचर भी जरा थोड़ा सा इन्वॉल्व करके आपको रखता है। अब ऑनलाइन में थोड़े बेटा हमारे भी हाथ बंधे हुए होते हैं कि जिस तरह फिजिकल में हम आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, यहाँ उस लेवल की इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा जरा मुमकिन नहीं रहती। लेकिन फिर भी चले, कोशिश रहती है हमेशा कि अच्छे से अच्छा जो हो सके वो आपके सामने प्रेजेंट किया जा सके। तो जरा बेटा थोड़ी सी हिम्मत करनी है और कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, समझिएगा बात को। जो लफ्ज बेटा हमारे पास आज की डिस्कशन में आएगा, सबसे पहला बुनियादी लफ्ज, इसे बेटे हम नाम देते हैं सिस्टम। कुछ नया लफ्ज नहीं है आप लोगों के लिए, कोई नई बात नहीं है। बहुत मर्तबा आप लोगों ने ये लफ्ज सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और सिस्टम्स के हवाले से खुद भी आप लोग हमेशा किसी ना किसी सिस्टम का पार्ट रहते हैं। आज बस जरा थोड़ा इसको टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम क्या चीज होती है। तो दो बुनियादी शर्तें हैं बेटा, याद रखिएगा। दो बेसिक कंडीशंस हैं, जहां ये दो बेसिक कंडीशंस पूरी हो जाएं आप उस चीज को सिस्टम कह देते हैं। पहली तो बात बेटा कि उसके कंपोनेंट्स होंगे। सिस्टम की सबसे पहली शनाख्त, बड़ी आसान शनाख्त, कि वो चीज जो है ना वो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होगी। आप ह्यूमन बॉडी को एनालाइज करें और देखें, ह्यूमन बॉडी एक कंप्लीट सिस्टम है, अल्लाह की एक इंतहाई आला तख्लीक है। और आप देखिए कि कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। ब्रेन एक कंपोनेंट है, हार्ट एक कंपोनेंट है, नर्वस सिस्टम एक कंपोनेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक कंपोनेंट है, ठीक है, जिस किसी को भी आंखें, नाक, कान वगैरह। इसी तरह बेटे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसमें भी कंपोनेंट्स आपको नजर आते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में कंपोनेंट्स नजर आते हैं, एंड डिपार्टमेंट्स की शक्ल में कंपोनेंट्स जो है वो नजर आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गाड़ी आपके पास मौजूद है जिसकी आप सवारी करते हैं, उसमें भी आपको कंपोनेंट्स मालूम होंगे। अच्छा भाई, ये इंजन है, ये इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ये इसकी सीटें हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, अगर आप इन कंपोनेंट्स को थोड़ा जरा गौर से समझने की कोशिश करें तो देखिएगा कि ये कंपोनेंट्स भी अपनी जात में कंप्लीट सिस्टम्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स जो हैं ये अपनी जात में एक कंप्लीट सिस्टम होते हैं। यानी अगर मैं ब्रेन की बात करूं या हार्ट की बात करूं ह्यूमन बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा ह्यूमन बॉडी के पर्सपेक्टिव में हार्ट एक कंपोनेंट है। लेकिन बेटे अगर आप हार्ट को स्टडी करना शुरू कर दें तो वो भी आपको एक कंप्लीट सिस्टम महसूस होगा और उसके अंदर मजीद कंपोनेंट्स होंगे। तो इसलिए बेटे हम इन कंपोनेंट्स को नाम देते हैं, दीज आर सब सिस्टम।
सब सिस्टम। ठीक है, अब सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या पड़ेगा कि हम किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं। अगर आप हार्ट को बॉडी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हार्ट एक सब सिस्टम है, लेकिन अगर आप हार्ट को स्टडी कर रहे हैं तो हार्ट सिस्टम है और उसके अंदर मजीद सब सिस्टम है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो सेल्स एक सिस्टम है, लेकिन अगर आप सेल्स को स्टडी कर रहे हैं, सॉरी, सेल्स सब सिस्टम है, लेकिन अगर आप सेल्स को स्टडी कर रहे हैं तो सेल्स बजाते खुद भी एक सिस्टम है जिसके अंदर मजीद कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरी पहचान, दूसरी शनाख्त कि बेटा ये जो सिस्टम है और इसमें जो मौजूद कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड और ये एक दूसरे के ऊपर हाईली डिपेंडेंट होंगे। इंटर रिलेटेड और डिपेंडेंट होंगे। जैसे आप सेल्स की मिसाल देखें तो भाई अकेला सेल्स तो कुछ नहीं कर सकता जब तक के प्रोडक्शन वाला उसको प्रोड्यूस करके कोई चीज ना दे, और सेल्स वाला तब तक सेल्स नहीं कर सकता जब तक मार्केटिंग वाला मार्केट में उसकी अवेयरनेस ना पैदा करे, और प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला उसे एक आइडिया वर्किंग फॉर्म में एक आइडिया ना बना के दे, और वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक बेटे उसको ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल ना हो, और अल्टीमेटली जब तक उसको परचेजेस अवेलेबल ना हो, और परचेज वाला मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकता जब तक फाइनेंस वाले उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना दें। तो कहने का मकसद ये कि भाई ये तमाम कंपोनेंट्स न सिर्फ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि बेटा ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये एक दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट भी हैं। इवन इतने डिपेंडेंट है, आप यूं कहिए कि एक कंपोनेंट बाकी कंपोनेंट्स की मदद के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक होगी सर बात? ये जो लफ्ज है बेटे दो मैंने आपके सामने लिखे, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट जो है बेटा ये जो मीटिंग से रेलेवेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है ना, काइंडली मुझे उसमें, मतलब अब मैं आपके बैठ के बेटा प्राइवेट मैसेजेस पढ़ता रहूं कि ये क्लास पढ़ाऊं? मतलब वो कॉन्टिन्यूस एक डिस्टरबेंस आती रहती है। अच्छा जी, हैंड रेज है जी, चलें पहले इधर सुन लें क्या हो गया। जी अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? क्या? सर ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? बुक पे कहाँ से पढ़ रहे हैं? बेटे हम तो अभी व्हाइट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, मैंने तो अभी बुक रेफर ही नहीं की। अच्छा, वो आपने कहा था ना कि 11 चैप्टर शुरू करेंगे, तो मुझे लगा बुक से पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, मैंने तो कहीं बुक का अभी तक फिलहाल सिर्फ मैंने चैप्टर, बल्कि मैंने तो यहाँ कहीं चैप्टर नंबर लिखा भी नहीं है। मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ उस ठीक पर है, बेटा कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है सर, थैंक यू। मैंने तो बेटे अभी बुक के हवाले से कोई बात ही नहीं की। कंटिन्यूस जो है ना ये जो पढ़ा रहा हूँ बेटा वो तो तवज्जो से आप सुन लीजिए ना।
तो जब बुक का मामला आएगा तो मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, इंशाल्लाह बुक, पेज नंबर, हर चीज हाईलाइट करके आपको जाऊंगा। अब वो सारा सीक्वेंस ही ब्रेकअप कर दिया है कि मैं किस सीक्वेंस में क्या करवा रहा था आपको। अच्छा जी, ये इसीलिए दीज आर द रीजंस के ऑनलाइन क्लास जो है ना वो अपने स्केड्यूल को मेंटेन नहीं कर पाती है। इस तरह के इधर उधर के मसले जो हैं वो इतना वक्त जाया करवाते हैं, कोई ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा, कोई मीटिंग में ऐड नहीं हो रहा, कोई फला नहीं कर रहा, कोई यूं नहीं कर रहा, कोई ऐसे नहीं हो रहा। वल आलम क्या कुछ इसके अंदर ना टेक्निकल इश्यूज निकलते रहते हैं और क्या कुछ होता रहता है। अच्छा, दो बातें बेटा मैंने बताई आपको अभी तक, स्टार्ट करता हूं इसको दोबारा। सिस्टम में मैंने आपको समझाया कि बेटा कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट्स इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होंगे, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होंगे। और इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट के लिए जो बेटे एक लफ्ज आप लोगों ने जहन में रखना है, जो कि अक्सर आपको बुक्स में लिखा भी नजर आएगा, इसे बेटे हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। इंटीग्रेटेड, ठीक है। सो दो चीजें जहन में रखिएगा, कोई भी चीज सिस्टम कहलाने की हकदार तब होगी, या किसी भी चीज को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सिस्टम है या नहीं है, तो बेटा यही दो बेसिक कंडीशंस हैं जिनके ऊपर आपने चीजों को एनालाइज करना है। मैं आपसे अगर राइट नाउ अब ये पूछूं कि बेटा क्या ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन, तो आप फौरी तौर पर देखेंगे कि हाँ यार ऑर्गेनाइजेशन में कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सब सिस्टम्स हैं। जवाब आएगा हाँ जी, जी हैं, बिल्कुल हैं जी सब सिस्टम्स। और फिर उसके बाद अगला सवाल बेटे आप लोगों से ये होगा, अगला सवाल अगली जो आप लोगों के जहन में क्वेरी होगी वो ये होगी कि भाई ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इंटीग्रेटेड हैं या नहीं हैं। और आप कहेंगे हाँ जी ऑफ कोर्स, ये चूंकि सारे कंपोनेंट्स, सारे सब सिस्टम इंटरडिपेंडेंट भी हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं, तो ये इंटीग्रेटेड। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम है, क्योंकि सब, पहली कंडीशन सब सिस्टम और दूसरी कंडीशन इंटीग्रेटेड है। अच्छा भाई ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, ये मोटरसाइकिल खड़ी है ये एक सिस्टम है, ये सामने एलईडी स्क्रीन चल रही है ये एक सिस्टम है। अच्छा हमारा कॉलेज एक सिस्टम है, हमारा हमारा मुल्क एक सिस्टम है, और ये जो तरबेला डैम बना हुआ है ये एक सिस्टम है। तो इन सब का जवाब बेटे हाँ में ही निकलेगा। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि इनमें कंपोनेंट्स भी हैं और वो कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड भी हैं। अगली जो बेटे चीज इसमें देखी जाती है वो कुछ इस तरह से है कि बच्चे जो सिस्टम है ना इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं हमारे सामने, सिस्टम की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ और बड़ी अच्छी टाइप्स थी और समझने से ताल्लुक रखती थी, वो तो आपकी बुक वाले ने पता नहीं क्यों वल्लाह आलम इसको क्या सूझी, इसने खत्म कर दी। पुराने स्टडी टेक्स्ट में होती थी, नई में इसने खत्म कर दी है। सो वो तो नहीं, खैर मैं डिस्कस करूंगा। जो टाइप्स अभी मौजूद हैं हमारे सिलेबस में उनके ऊपर पहले जरा बात करते हैं। और मेहरबानी करके अब किताब में से ढूंढने ना बैठ जाइएगा कि कहाँ लिखा हुआ है। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात पे यकीन कर लें, सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों के साथ। और तवज्जो से जरा लेक्चर को सुने, फिर जब इंशाल्लाह किताब की बारी आएगी तो हम उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल जो गुफ्तगू हो रही है जरा इसको कॉन्सेंट्रेट करें। सिस्टम की पहले पहचान बताई है आपको कि सिस्टम होता क्या है। अगली चीज बताना जा रहा हूं कि सिस्टम की टाइप्स क्या हैं। तो नॉर्मली बेटे जो आप लोगों को अपनी स्टडी और अपनी वर्किंग के दौरान जो सिस्टम्स नजर आएंगे, ये नॉर्मली चार शक्लों में बेटे सिस्टम नजर आएंगे। ये सिस्टम बेटे ओपन, और ये सिस्टम क्लोज भी हो सकते हैं। ये बेटे सिस्टम स्टैटिक, और ये सिस्टम डायनेमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो चीजें इसके अंदर
दो मामला जो है इसके अंदर आपको प्रेजेंट किए हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम। अब समझिएगा जरा, हमारे पास जो बेटे सूरत हाल है वो कुछ यूं है। ये देखें, अगर एक ये सिस्टम में आपके सामने, अभी बिल्कुल इसको ना सिंपल फॉर्म में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मजीद इंशाल्लाह इसकी तफसील और आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर शामिल करते रहेंगे। कुछ सिस्टम बेटे आपको इस तरह के नजर आएंगे, जैसे मैं मिसाल आपको देता हूं एक टेक्सटाइल मिल की, एक स्पिनिंग मिल की, ठीक है, एक स्पिनिंग मिल की। नॉर्मली क्या हो रहा है कि भाई उस स्पिनिंग मिल में हम कॉटन भिजवाते हैं और वहां से बेटे जो निकला हुआ थ्रेड है वो हासिल करते हैं, ठीक है। स्पिनिंग मिल में हमने कॉटन भिजवाई और स्पिनिंग मिल वालों ने उस कॉटन को थ्रेड में बदल के हमें वापस कर दिया। अगर आप थोड़ी सी बेटा तवज्जो दें तो हम ये कह रहे हैं, बेसिकली हम ये कह रहे हैं, ये देखिएगा, इस स्पिनिंग मिल ने किया क्या कि बेटा अपनी जो एनवायरनमेंट है, अपना जो माहौल है, इस एनवायरनमेंट में से इस स्पिनिंग मिल ने कुछ इनपुट ली। दोबारा से सुनिए, इस स्पिनिंग मिल ने अपनी एनवायरनमेंट से कुछ इनपुट ली। भाई कॉटन जो है मरीख पे तो नहीं उग रही ना बेटा, कॉटन भी इसी जमीन पे, जिस जमीन पे टेक्सटाइल मिल लगी हुई है, जिस एनवायरनमेंट में टेक्सटाइल मिल लगी हुई है, कॉटन भी वहीं मौजूद है। तो अपने एनवायरनमेंट से ही इसने इनपुट ली और थ्रेड बना के, धागा बना के बेटा ये कहीं चांद पे नहीं बेच आएगा। वो जो अम्मा वहां बैठी हैं चरखा काट रही हैं उनको नहीं बेच आएगा, थ्रेड को भी मेरे बच्चे वापस कहां सेल कर दिया जाएगा, एनवायरनमेंट के। तो अपने पास जरा नोट कीजिएगा और समझिएगा, बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। नोट किया हुआ तो आपको मिल जाएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि बेटा ऐसा सिस्टम जो अपनी इनपुट भी एनवायरनमेंट से ही लेता है और अपनी आउटपुट भी उसी एनवायरनमेंट को ही देता है, हम ऐसे सिस्टम को बेटे नाम देते हैं ये एक ओपन सिस्टम। बड़ी सिंपल डेफिनेशन, विदाउट एनी रटा, हम कहते हैं जी ऐसा सिस्टम जो एनवायरनमेंट से इनपुट ले और एनवायरनमेंट को ही बेटे आउटपुट प्रोवाइड करे, एनवायरनमेंट को ही आउटपुट प्रोवाइड करे, हम उसे नाम देते हैं जी ये एक हमारे पास ओपन सिस्टम। ठीक होगी सर बात? अब यहीं पे एक चीज और समझ लीजिएगा, इस एनवायरनमेंट में सिंपल सी बात है बेटा, ये एनवायरनमेंट कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, ये एनवायरनमेंट तो मुसलसल चेंज होती रहेगी। अभी आपको शायद सुन के हंसी आए, कल या परसों कहीं मैं एक YouTube के ऊपर देख रहा था, स्टीव जॉब्स ने जब फर्स्ट टाइम आईफोन लॉन्च किया तो आप वो सेरेमनी की वीडियो देखिएगा YouTube पे और आपको ना हंसी आना शुरू हो जाएगी कि ये क्या कर रहा है। वो बता क्या रहा है कि जी हमने, वो अच्छा खासा मोटा हैवी था जरा उस वक्त आईफोन जब लॉन्च हुआ, लेकिन उस वक्त वो क्या बता रहा था कि भाई ये सबसे स्लिमेस्ट फोन है, और उसने बड़ी शान से बताया कि भाई 3.5 इंच की स्क्रीन है इसकी, और नीचे से लोग तालियां बजा रहे हैं, वाह 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 स्टीव जॉब्स आप क्या कमाल कर दिया आपने। और फिर ये जो हम टच स्क्रीन के जरिए से स्क्रॉल करते हैं और सारा मामलात करते हैं, वो बाकायदा स्क्रीन के ऊपर ना स्क्रॉल कर करके दिखाए कि जी ये ऐसे स्क्रॉल होगा, और ये देखें ये चीज, ये देखें ये ऊपर चला गया, ये देखें ये नीचे चला गया, और जब आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ये ऐसे स्क्रीन के ऊपर बाउंस करेगा, और नीचे लोगों की एक्साइटमेंट और लोग इतने खुश हो रहे और तालियां। आज के दिन अगर आप उसे देखें तो आपको हंसी आएगी कि यार ये तो काम हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, इसमें नया क्या आपको नजर आ रहा है।
तो एनवायरनमेंट तो बेटे देखिएगा, एनवायरनमेंट तो तब्दील होती रहती है, एनवायरनमेंट तो चेंज होती रहती है। यहीं अगर इस स्पिनिंग मिल की ही बेटे मिसाल दे दूं, तो जैसे हमारे यहाँ फैसलाबाद के अंदर एक इदारा है निपजी के नाम से, जो रिसर्च करता है, या अयूब रिसर्च वाले हैं। तो ये लोग बेटे कॉटन की नई से नई किस्में, नए से नए मामलात, मुझे याद है काफी सारे साल पहले एक दफा जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो वहाँ जो साहब मौजूद थे उन्होंने दिखाया था, वो एक खास तरह की वो लोग कॉटन बना रहे थे, उसमें बीज ही ऐसा था कि वो बीज डालेंगे और कलर्ड कॉटन उगेगी, यानी आपको डाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कॉटन है वो ही रंगीन या कलर्ड कॉटन जो है, उस वो बता रहे थे कि जी इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं और काफी हद तक हमें सक्सेस मिली है, जेनेटिक कोड जो है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद क्या कि बेटा कॉटन भी बदलती जाएगी और दूसरी तरफ धागे के हवाले से कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी बदलती जाएगी। कोई कॉटन वाला धागा मांगेगा, कोई पॉलिएस्टर वाला मांगेगा, कोई दोनों के कॉम्बिनेशन को मांगेगा, कोई और नई से नई, कोई आपको कहेगा भाई ऐसा धागा हमें ढूंढ के दो जिसको आग ना लगती हो, कोई कहेगा जी ऐसा धागा ढूंढ के दो जिसमें ये ना हो वैसे ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस चीज को हमेशा हमेशा आपने जहन में रखना है कि जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, बड़ी मशहूर कहावत है, बड़ी मशहूर बड़ी खूबसूरत किसी ने बात कही हुई है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और इस दुनिया में कुछ मुस्तकिल नहीं है, बस चेंज मुस्तकिल है। जब से हम पैदा हुए और जब हमने इस जहान से गुजर जाना है, मुसलसल बेटा वी आर थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेंज। अब बेटा सिंपल सी बात है, जब आपने एनवायरनमेंट से ही इनपुट लेनी है और एनवायरनमेंट को ही आउटपुट देनी है, और वो एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आए, तो बेटा आपको भी अपने सिस्टम को उसके मुताबिक तब्दील करना पड़ेगा। देखें ये चॉइस की बात नहीं है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है। भाई एक जमाना कहीं अगर आपने अपने दादा अब्बा नाना अब्बा से कहीं सुना हो, या आपके वालिद बुजुर्गवार ने शायद अपने बचपन में कहीं देखा हो, वो एक कैमरा हुआ करता था लकड़ी के बॉक्स में बड़ा सारा, उसके अंदर बंदा सर घुसेड़ के और अपने ऊपर एक काले रंग का कपड़ा डाल के तो तस्वीर खींचा करता था। ठीक हो गया, कहीं म्यूजियम्स में वल्ला आलम या नेट पे कहीं आपने देखे हो। फिर उसके बाद वक्त गुजरा, वो सेलुलाइड जो रील थी वो वाली आई, फिर उसके बाद पोलोराइड्स आई, फिर उसके बाद अब आज का दौर जो है वो हमारा डिजिटल का है। और डिजिटल के अंदर भी फिर हम तब्दील कर रहे हैं कि अच्छा जी ये हाई डेफिनेशन आ गए, ये उससे भी हाई डेफिनेशन आ गए, ये 4K आ गया, ये 8K आ गया, एंड सो ऑन। कहने का मकसद क्या कि बेटा जैसे जैसे एनवायरनमेंट, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक फोटोग्राफी की शॉप थी, फोटोग्राफी की शॉप, जैसे ये फैसलाबाद में आकाश वाले हैं, या डी ग्राउंड में जो है ये तनवीर वाले हैं, राना फोटो स्टूडियो, जितने भी हजरात ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब बेटा अगर ये कहें नहीं जी हम तो उसी जमाने का वो लकड़ी का बक्सा ही रख के उसी से ही तस्वीरें खींचा करेंगे, तो बेटा ये तो अब मुमकिन नहीं है, लोग इनके पास जाना ही छोड़ देंगे और इनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इसकी बड़ी बेहतरीन मिसालें जो आपको मिल सकती हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो मशहूर मशहूर मिसालें हैं, वो कोडेक के नाम से कंपनी हुआ करती थी। वन टाइम था कि वो किंग थी मार्केट की, फोटोग्राफी में किंग थी वो मार्केट की। आज मेरा ख्याल आप बच्चे शायद कोडेक का नाम भी ना जानते हो। ब्लैकबेरी जो है वंस अपॉन अ टाइम कम्युनिकेशन की दुनिया में एक, जिसे कहें कि एक एग्जेक्टिव्स की चॉइस माना जाता था। वर्ल्ड लीडर्स जो हैं बेनजीर भुट्टो, बाराक ओबामा और इस तरह के जो जबरदस्त किस्म के बड़े लोग हैं, वो लोग ब्लैकबेरी यूज करते हैं और करते थे। अब आज नाम ही नहीं उसका कोई जानता, ठीक है, लोग भूल भाल गए हैं, नई टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। ब्लॉकबस्टर के नाम से एक बहुत बड़ा जो है वो फिल्म्स रेंट किया करते थे। और इसी तरह के बेटे और बहुत सारे, नोकिया है इसके अंदर, ठीक है, कोडेक है, ब्लॉकबस्टर वाले हैं, ब्लैकबेरी वाले हैं, और कितनों के मैं आपको नाम बताऊं कि जिनका वाहिद गुनाह, उन कंपनीज का वाहिद गुनाह ये था कि बेटा उन्होंने बदलते हुए एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को अपडेट नहीं किया। तो एक चीज हमने बताई कि जब आप समझिएगा, बात को कंक्लूड कर रहा हूं कि बेटा जब आप ओपन सिस्टम्स में डील कर रहे होते हैं ना,
ओपन सिस्टम ने इनपुट भी एनवायरनमेंट से ही लेनी है और आउटपुट भी एनवायरनमेंट को ही देनी है, और एनवायरनमेंट के मुतालिक मैंने आपको बताया कि ये मुसलसल चेंज हो रही है। और अगर आपने अपने सिस्टम को उस एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस के साथ रिकंसाइल और रिकन्फिगर ना किया, तो मेरा बच्चा आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स सिंपली मैंडेटरी कंपल्सरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन बेटे उस चेंज को जितनी जल्दी परसीव कर लेगी। आप टेस्ला की मिसाल देखें, टेस्ला से लोग मजाक उड़ाया करते थे, टेस्ला कंपनी का और इलॉन मस्क का, कि ये क्या बना रहे हो यार, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां ये किसने लेनी है। और फिर वक्त ने साबित किया कि ही वॉज राइट। और अब देखें टेस्ला कहाँ डोमिनेट कर रहा है। बिटकॉइन देख लें, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, शुरू की बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस हैं, किसी एक मैं आपको बताऊं, आप हंसेंगे, एक बंदे के पास कुछ बिटकॉइन पड़े हुए थे, एम ही उसने खरीद लिए। फिर उसने सोचा यार मुझे इसका फायदा क्या, उसने उस बिटकॉइन का ना एम यूज करने के लिए उसने उन बिटकॉइंस का पिज्जा मंगवा लिया। वो दुनिया में हिस्ट्री में पहली ट्रांजैक्शन मानी जाती है पिज्जा की। बिटकॉइन में पहली ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में की गई थी। उसने पिज्जा मंगवा लिया, गालिबन कोई $20 के करीब वो बिटकॉइन उसने थे, वो उसने खर्च कर दिए और पिज्जा मंगवा लिया। अगर वो बिटकॉइन उसने बेटा संभाल के रखे हुए होते तो आज के दिन उन बिटकॉइंस की कीमत 400 मिलियन US डॉलर होनी थी। 400 मिलियन US डॉलर, ठीक है, जिन्होंने संभाल के रखे। आप देखें हिस्ट्री रिसर्च पढ़ें और आप देखें कि किस तरह उन्होंने मिलियंस और किस तरह बिलियंस कमाए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एनवायरनमेंट तो सबको ही सेम मिलेगी। सक्सेसफुल वो होगा जो उस एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज को पहले परसीव कर लेगा, जो जितनी जल्दी और जितना प्रिसाइसली उस चेंज को अंडरस्टैंड कर लेगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन देखें उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, उतनी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। किसी जमाने के अंदर लोग अमेज़न को कहा करते थे कि यार ये होम डिलीवरी वगैरह, और आप देखिए पैंडेमिक के दिनों में उसने बिलियंस के हिसाब से कमाया है अपनी ऑनलाइन पावर्स की, अपने ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब सारे बिजनेसेस बंद हो गए, जो फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर हम उसे कहते हैं, जो फिजिकल प्रेजेंस वाले बिजनेस हैं, तो देखिए ऑनलाइन वालों का कारोबार कम होने की बजाय पैंडेमिक में उस कारोबार ने बूम जो है वो हासिल किया। सो कहने का मकसद क्या, समझा क्या रहा हूं बेटा इन तमाम मिसालों के जरिए से कि एनवायरनमेंट चेंज होती रहेगी और ऑर्गेनाइजेशन को उस अपने सिस्टम को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक बदलना है। तो बेटा ऐसा सिस्टम जो एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज के मुताबिक खुद को चेंज करे, ऐसा सिस्टम जिसे एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज के मुताबिक खुद को चेंज करना हो, तो बेटा ऐसे सिस्टम को हम डायनेमिक सिस्टम कहेंगे। डायनेमिक सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ये मामला बिल्कुल क्लियर किया कि ये जो डायनेमिसिज्म है या सिस्टम का डायनेमिक होना है, ये बेटा इसकी चॉइस नहीं है, कंपल्शन है इसके ऊपर। खुद को अगर ये चेंज नहीं करेगा, अभी आप देख लेना वो नोकिया की मिसाल मैं आपको बता रहा था, अब नोकिया कितना जोर लगा रहा है बेचारा, ठीक है, 5G वाले फोन ला रहा है, दूसरे फोन ला रहा है, स्मार्टफोन ला रहा है, अच्छे फोन हैं, मैंने उसमें से एक दो मॉडल जो हैं उनको जरा तफसीली देखा है, बड़े शानदार देखने में भी और परफॉर्मेंस में भी। लेकिन भाई ऑलरेडी जो मार्केट में लोग जम के बैठ चुके हैं वो उसको उठने का मौका ही नहीं दे रहे, ठीक है। जितनी देर में उसने गुज़श्ता 10, 12, 15 सालों की रिकवरी करनी है, उतने दिनों में बाकी कंपनीज ने कहीं का कहीं निकल जाना है। तो डायनेमिसिज्म बेटा या डायनेमिक होना क्या है कि एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज के मुताबिक हम खुद को तब्दील करें। अच्छा, जो क्लोज है वो ओपन का बिल्कुल उलट है भाई, ऐसा सिस्टम जो ना एनवायरनमेंट से इनपुट ले और ना एनवायरनमेंट को आउटपुट दे। चूंकि बेटा वो एनवायरनमेंट से ना इनपुट लेगा ना आउटपुट लेगा, बिल्कुल बंद सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा, तो बेटा एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज का भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों ये जो दो सिस्टम हैं, ये वाले जो दो, क्लोज और स्टैटिक,
ये दोनों बेटे फिलहाल कम से कम मैनेजमेंट की दुनिया में हाइपोथेटिकल है। मैनेजमेंट में ये एग्जिस्ट नहीं करते, मैनेजमेंट में ये हाइपोथेटिकल है। जो बिजनेस मैनेजमेंट और बिहेवियरल स्टडीज हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो बेटे ऐसे सिस्टम से पड़ेगा जिनकी नेचर ओपन और जिनकी नेचर डायनामिक होगी। क्योंकि ओपन होगा तो नेचुरली बेटे डायनामिक भी होगा। और यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि हम अपनी पूरी जो डिस्कशन है, पूरी डिस्कशन ये तो बेटे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ही अराउंड घुमाते रहेंगे। तो फिर इस बात को समझ लीजिएगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये एक ओपन डायनामिक सिस्टम है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन डायनामिक सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन इनपुट भी जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम मैनेज करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ रहे हैं, वो बेटे एक ओपन डायनामिक सिस्टम है। इससे मुराद क्या कि वो एनवायरनमेंट से ही इनपुट लेगी और मेरा बच्चा वो एनवायरनमेंट को ही आउटपुट प्रोवाइड करेगी ओपन। और बेटा एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस के मुताबिक उसको चेंज होना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डायनामिक। ठीक होगी सर बात? यहां तक मेरे बच्चे बताइएगा, स्टडी टेक्स्ट को छोड़ के, नोट्स को छोड़ के, हर चीज को छोड़ के, यहां तक मुझे बताएं अभी तक जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा आपको नजर आ रहा है और जितना मैंने लेक्चर आपको डिलीवर किया, यहां तक मेरा बच्चा कोई कंफ्यूजन, कोई मसले मसाइल या कोई बात जो समझ ना आ रही? कोई यहां तक कंफ्यूजन हो? कोई सवाल, कोई बात, कोई चीज जो परेशानी का सबब बन रही हो, या इवन आप डिसएग्री भी कर रहे हो कि सर ये हमें लगता है ये बात ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। सो प्लीज अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि इससे फिर दो ही बातें निकलती हैं बेटा, या तो मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया है कि सारा कुछ ही समझ आ गया, और या फिर मैंने इतना बुरा पढ़ाया है कि कख भी पल्ले नहीं पिया। ठीक है, तो ये अब आप लोगों के बेटे जो क्वेश्चंस हैं वो ही बताएंगे कि बात कहां तक समझ में आई है। सिस्टम की अभी तक हमने डेफिनेशन देखी है, उसके बाद हमने सिस्टम की टाइप्स देखी हैं। सवाल आपकी तरफ से बेटा फिलहाल अगर कोई नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात को। अब जरा बात करते हैं इस सिस्टम में मौजूद कंपोनेंट्स की। सिस्टम में मौजूद कंपोनेंट्स की। ये एक सिस्टम के, अभी हमने बात क्या की हुई है कि भाई पहले हम डेफिनेशन में देख के आए हैं ना कि कंपोनेंट्स होंगे, सब सिस्टम होंगे। तो अभी जरा थोड़ी सी कंपोनेंट्स की बात कर लें कि वो कंपोनेंट्स होंगे कौन से। सबसे पहले लेवल पे हर सिस्टम में मेरे बच्चे याद रखिएगा कुछ ना कुछ इनपुट जरूर होगी। हाँ, अब ये चीज ख्याल रखिएगा कि अब जो मैं कंपोनेंट्स बेटा बताने जा रहा हूं, ये जो हैं ये ओपन डायनामिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। आज के बाद ऑनवर्ड्स अब मैं जितनी भी डिस्कशन करूंगा उसमें मैं बुनियादी बेटा जो ख्याल है वो यही रखूंगा, या बुनियादी जो एजम्पशन होगी मेरी वो यही होगी कि हम ओपन डायनामिक सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं। हैंड रेज बेटा किसी ने किया था, मैं भी गलती से शायद हो गया। अच्छा जी, तो कुछ कंपोनेंट्स के बेटे मुतालिक हम बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट कि भाई हर सिस्टम में कुछ इनपुट्स जो हैं वो मौजूद होंगी। कोई भी ओपन डायनामिक सिस्टम इनपुट के बगैर काम नहीं करेगा। स्पिनिंग मिल की मैंने मिसाल दी, भाई कॉटन उसकी इनपुट है। शुगर मिल की आप मिसाल ले लें, गन्ना उसका इनपुट है। आप अपने घर में आपने मशीन रखी हुई है और आप उसमें मिल्क शेक बनाना चाह रहे हैं, तो भाई वो जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं
वो सिस्टम का इनपुट है। ठीक हो गया? सो हमेशा इनपुट जो है वो मौजूद रहेगी। गूगल एक सिस्टम है, आपकी लिखी हुई क्वेरी जो है वो एक इनपुट है। ठीक है? आप सिरी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं, एलेक्सा यूज कर रहे हैं, आपकी जो वॉइस कमांड है वो एक इनपुट है। ठीक हो गया? सो हमेशा इनपुट मौजूद होगी। सेकेंड थिंग, हर सिस्टम बेटा इस इनपुट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप लोग इंशाल्लाह खुदा ताला आप लोगों को जल्दी से जल्दी कामयाब फरमाए और आप लोग कैफ मुकम्मल करके आर्टिकल्स ज्वाइन करें, तो जब आप ऑडिट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाया करेंगे या सिस्टम स्टडी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में जाया करेंगे, तो आप वहां जाके देखिएगा कि बेटा जिस वक्त कॉटन जो है वो थ्रेड में तब्दील होती है तो दरमियान में बेतहाशा प्रोसेसेस हैं। कॉटन की सफाई की जाती है, उसमें से नमी दूर की जाती है, फिर उस कॉटन को मोटी मोटी रस्सियों की सूरत में जो है वो बल लिया जाता है, फिर उन मोटी रस्सियों को उससे बारीक रस्सी में, फिर उससे बारीक, फिर उससे बारीक, और फाइनली फिर धागा तैयार हो जाता है और उस धागे को खास तरह का वो गद्दे की कोन्स होती हैं उसके ऊपर लपेट लिया जाता है और हर कोन को सेपरेट सेपरेट पैक किया जाता है और फिर उन कोन्स को बोरों की शक्ल में पैक किया जाता है और दरमियान में एक पूरा बड़ा शानदार बड़ा सा कमरा होता है जहां पर मॉइस्चर मौजूद होता है। सो पूरा एक बेटा प्रोसेस है, ऑपरेशंस हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, आपका कोई फर्नीचर का स्टोर है, तो लकड़ी बेटे वुड आपकी इनपुट है और उस वुड के ऊपर देखिए आप किस तरह के आप उसकी कटाई करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, उसके ऊपर कार्विंग करते हैं, उसकी फाइलिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, पेंट करते हैं उसको, उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं, उसको पैक करते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर देयर। और फिर जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है तो मेरे बच्चे उस कंप्लीटेड प्रोडक्ट को आप प्रोवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक हो गया? जैसे आपका वो लकड़ी जो है उसके ऊपर पूरा आपने काम कर लिया तो फिर आपने वो मुहैया कर दिया, आउटपुट बना दिया, उसका सिस्टम का दे दिया। ठीक है? फर्नीचर की शक्ल में आपने कस्टमर को अवेलेबल कर दी, शुगर की शक्ल में बोरियों में पैक करके आपने मार्केट में प्रोवाइड कर दी, धागे की शक्ल में आपने, सीमेंट की शक्ल में, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की सूरत में आप उस आउटपुट को, वो आउटपुट जो है प्रोडक्ट भी हो सकती है, तो सर्विस भी हो सकती है। आप इंशाअल्लाह अजीज कल को जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं और मैं आपके पास पहुंचूं और जाऊं और जाके आपसे कहूं कि अच्छा भाई इस तरह मेरी एक कंपनी है और मैंने इस कंपनी का, जी वकार बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये क्वेश्चन है ओपन क्लोज से। पहले ज़रा मैंने सोचा था कि खुद ट्राई करूं समझने के, लेकिन नहीं हुआ तो आपसे पूछ लिया, पहले भी हैंड रेज किया था। तो सर ये ओपन में हमने यूजुअली यही पढ़ा है कि ओपन वो सिस्टम होता है जिसमें एक साइक्लिक वे होता है, तो इसमें इनपुट इन्वायरमेंट से आ रही है और आउटपुट इन्वायरमेंट में ही जा रही है, तो इसमें क्लोज नहीं कह सकते कि मतलब एक साइकिल चल रहा है, इसे हमने ओपन कह दिया तो ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे। बेटा साइकिल चलने की बुनियाद के ऊपर तो उसे हम ओपन नहीं, मतलब सिर्फ क्लोज नहीं कह सकते ना। ओपन हम उसे क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज ओपन टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ठीक क्या है? ओपन टू द एनवायरमेंट है बेटा वो। ओके गॉट इट सर, थैंक हाँ, यू। एनवायरमेंट से इनपुट ले रहा है और एनवायरमेंट को ही आउटपुट दे रहा है, और इसी ओपननेस की वजह से ही बेटे उसमें डायनामिसिज्म है। ठीक हुई सर बात के नहीं? जी जी सर, होगी क्लियर, थैंक यू। चलो ओके ओके। अच्छा जी, तो तीसरा कंपोनेंट बेटे हम जो इसके अंदर देख रहे थे वो आउटपुट थी कि भाई सिस्टम ने आउटपुट जनरेट कर दी। फिर उसके बाद बेटा एक और चीज इसके अंदर देखिएगा कि हर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होंगी और वो उन लिमिटेशंस से बाहर नहीं जा सकती। मेहरबानी करके बेटा एक चीज का तो और ख्याल रखिएगा, एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि ये जो बाउंड्री है ना मैं अपने गुज़श्ता कुछ एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे कह रहा हूँ, बाउंड्री को मेहरबानी करके आपने बाउंड्री वॉल नहीं समझना। कुछ बच्चे गलती से इसको बाउंड्री वॉल समझ लेते हैं, नहीं बाउंड्री वॉल नहीं है ये। बाउंड्री से मुराद है सिस्टम का इन्फ्लुएंस, आपका सिस्टम कहां तक अपना इन्फ्लुएंस रखता है।
जैसे ही आप उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाते हैं, या जहां तक वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है, हम कहते हैं जी ये हमारे सिस्टम की बाउंड्री है। जैसे मैं मिसाल देता हूं बेटे, हमारा जो प्राइम इंस्टीट्यूट है ICAP, तो ICAP की बेटे जो बाउंड्री है वो हम कहते हैं भाई तमाम वो स्टूडेंट्स जो ICAP से रजिस्टर्ड हैं, वो कराची में है, वो लाहौर में है, वो UAE में है, वो अमेरिका में बैठा है, वो अफ्रीका में बैठा है, कहीं भी है, चूंकि वो ICAP से रजिस्टर्ड है तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICAP है। तो हम इसे कहेंगे भाई ये ICAP की बाउंड्री है। ICAP अपने स्टूडेंट को कहता है कि भाई आपने जो पेपर लिखना है वो स्याह रंग की जो रोशनाई है या स्याह रंग की जो इंक है उससे लिखना है। एक ACCA वाला स्टूडेंट है, वो नीले रंग की स्याही से पेन अटेम्प्ट कर रहा है, ICAP जाके उसके गले पड़ जाता है कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तो वो इंतहाई बेटा सिंपल सा आंसर देगा कि जी मैं तो स्टूडेंट ही ACCA का हूं, मेरा तो आपसे ना कोई ताल्लुक ना वास्ता, मैं आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हूं, मैं आपके सिस्टम की बाउंड्री से बाहर हूं। तो मेहरबानी करके बेटे बाउंड्री के साथ ना ये चीज खास तौर पर मेंशन कर लीजिएगा कि बाउंड्री से बेटे हमारी मुराद क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे आप कहें कि भाई टिप्स कॉलेज है हमारा इदारा है, अब एक मिसाल दे रहा हूं माजरत के साथ, जरा मिसाल कोई ऐसी कोई बहुत अच्छी नहीं है लेकिन समझने के लिए सिर्फ, कि खुदा रहम फरमाए और खुदा न ख्वास्ता किसी बच्चे को, किसी शागिर्द को सिगरेट पीने की बुरी आदत हो, तो हमने भाई बैन किया हुआ है कि भाई कॉलेज प्रेमिसेस में आपने सिगरेट नहीं पीना। वो बच्चा बाअदब बच्चा है, सिगरेट तो पीता है लेकिन फर्माबरदार बच्चा है और वो बात सुन लेता है हमारी, तो वो प्रेमिसेस के अंदर सिगरेट नहीं पीता। लेकिन जैसे ही क्लास कॉलेज खत्म होता है, बैग उठा के नहर के किनारे किनारे, मौसम बड़ा अच्छा है, वो चलता जा रहा है, वॉक करता जा रहा है और उसने साथ माजरत के साथ सिगरेट सुलगाया हुआ है। अब मैं जाके उसको अगर डांटना शुरू कर दूं तो बहसियत उस्ताद हो सकता है वो मेरे अदब में चुप करके सुन ले, लेकिन हकीकत अगर मैं बात करूं तो बेटा वो मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल चुका है। वहां पर इखलाकी हद तो मौजूद है लेकिन मैं वैसे उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। तो ये ख्याल रखिएगा कि बेटा हर सिस्टम का एक बाकायदा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, और जैसे ही आप उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेंगे, उस सिस्टम का जो ज्यूरिसडिक्शन, मैं ये लफ्ज एक अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन चूंकि अब लॉ बेटा आप लोग पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा मुश्किल लफ्ज नहीं है, उच्च सिस्टम की ज्यूरिसडिक्शन से आप बाहर निकल जाएंगे। और बेटा बाउंड्री के बाहर जहां आपका इन्फ्लुएंस नहीं है बेटे वो चीज कहलाएगी एनवॉयरमेंट। ठीक है, सो बेसिकली बाउंड्री वो हद है जो एरिया विद इन इन्फ्लुएंस और एरिया आउट ऑफ इन्फ्लुएंस का फर्क आपको समझाएगी। क्योंकि बाज मरतबा गलती से क्या होता है, हम अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हैं, जज्बाती होके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर। जब हम अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलते हैं तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम किसी दूसरे की टेरिटरी में घुस गए हैं। अभी पाकिस्तान की सरहद है, वो पाकिस्तान का एरिया ऑफ, मेरे पास जो पासपोर्ट है या मेरे पास जो सिटीजनशिप है उसका वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। सॉरी, मुंह उठा के मैं इंडिया में चला जाऊं, नेचुरली उन्होंने पकड़ लेना है मुझे। मैं कहूँ जी मेरे पास ये देखें पासपोर्ट है, वो कहेंगे भाई बहुत अच्छी बात है पासपोर्ट है, लेकिन इस पासपोर्ट का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इस बाउंड्री से, इस बॉर्डर से पीछे पीछे है। ये बॉर्डर तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये बाउंड्री तुम्हें नजर नहीं आ रही। तो बाउंड्री बेसिकली डिस्टिंग्विश कर रही है, हाईलाइट कर रही है the difference between area under influence and area beyond influence। बाउंड्री के अंदर अंदर जो कुछ मौजूद है, जो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, और बेटे बाउंड्री से बियॉन्ड जहां आपका इन्फ्लुएंस काम नहीं करेगा उसे बेटे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं, एनवायरनमेंट में ना दो सूरतें होती हैं, दो चीजें। बाज मरतबा तो एनवायरनमेंट में बेटा हमारा
सिरे से कोई असर होता ही नहीं है, कोई असर नहीं हमारा होता एनवायरनमेंट में। बाज मर्तबा क्या होता है कि हम वो असर फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैप ने एक पॉलिसी निकाली। अब बेटा आई कैप की पॉलिसी हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है। बीइंग एन इंस्टीट्यूट, बीइंग अ स्टूडेंट, हम भाई उसकी पॉलिसी से लड़ नहीं सकते। उसने पॉलिसी अनाउंस कर दी, हमने एक्सेप्ट कर दी। लेकिन अब हुआ क्या कि यार हमें लग रहा है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, पॉलिसी जो है वो हमारे गोल्स के साथ, हमारे पर्पस के साथ कंट्राडिक्टिंग है। हम पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट जो है वो इकट्ठे हो गए आई कैप हाउस के बाहर बैठ गए। हमने कहा जी धरना हो, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। और वहां पे हम बैठ गए और हमने खूब नारे शारे लगाने शुरू कर दिए। तो आई कैप ने आधा घंटा तो आई कैप वाले सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जनाब, ये जितने बार धरने पे बैठे हैं ना, इन सब की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, आई कैप से इन्हें बाहर निकालो, जहां इनका दिल करता है, जहां जिस इंस्टीट्यूट की पॉलिसी इन्हें सूट करती है, ये वहां जाएं और खुद को रजिस्टर करवा लें, हमें जरूरत ही नहीं है। तो बेटा अब हम देख रहे हैं कि यार ये तो मुस्तकबिल हमारा खतरे में पड़ गया, ऑलरेडी हम इतना ज्यादा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो कहने का मकसद बेटा क्या हुआ कि बाज मर्तबा तो एनवायरनमेंट पे सिरे से हमारा कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। बाज मर्तबा हम इकट्ठे होके, लॉबी बना के, ग्रुप्स बना के हम इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत क्रिएट भी बाज मर्तबा हो जाता है। लेकिन बिल्कुल बेटा जो सिंपल सी बिल्कुल डेफिनेशन है, मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये बात बताई है। सादा सी जो डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की बेटा वो यही है कि ऐसी जगह एनवायरनमेंट हम उन तमाम फैक्टर्स को कहेंगे जिन फैक्टर्स पे या तो हमारा इन्फ्लुएंस सिरे से है ही नहीं, या अगर है तो उस तरह से नहीं है जिस तरह हम विद इन द बाउंड्री चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इसी तरह से बेटे याद रखिएगा, हर सिस्टम में कुछ कंट्रोल्स भी एग्जिस्ट करें। अगर आप लोगों को बेटे याद हो कल परसों के लेक्चर में जब मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने ये चीज समझाई थी कि बेटा कंट्रोल बेसिकली एक मैनेजमेंट फंक्शन है। और कंट्रोल को हमने डिफाइन इस तरह से किया था कि भाई चीजों को, रिसोर्सेज को उनकी मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान रखना। रीजन हमने क्या एक्सप्लेन की थी कि भाई मैक्सिमम से अगर ऊपर चला गया तो सिस्टम फिर भी नुकसान देगा, ठीक है, और मिनिमम से अगर नीचे चला गया तो सिस्टम फिर भी नुकसान देगा। ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है। अगर टेम्परेचर, एनवायरनमेंट में मौजूद टेम्परेचर एक खास हद से ऊपर चला गया तो बेटा लू लग जाएगी, हमें हीट स्ट्रोक हो जाएगा। और बेटे अगर वो सिस्टम में मौजूद, एनवायरनमेंट में मौजूद टेम्परेचर जो है वो एक हद से नीचे चला गया तो बेटे ठंड लग जाएगी, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएंगे, या और कोई खुदा अल्लाह रहम फरमाए बीमारी लाहक हो जाएगी। हम अपने ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट में बिल्कुल आराम और सुकून और हेल्दी जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो तब ही कर सकेगी जब तक टेम्परेचर एक खास मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपकी एक शुगर मिल है, अगर गन्ना, शुगर केन जो कि आपका इनपुट है, अगर उसकी कीमत एक खास लेवल से कहीं ऊपर निकल जाए, इतनी ऊपर निकल जाए कि बेटा वो गन्ना खरीदना और उससे चीनी बनाना आपके लिए वायबल ही ना रहे, तो बेटा आपको फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है। और इसी तरह चीनी की कीमतें इतनी मिनिमम हो जाएं कि वो प्रॉफिट कमाना तो छोड़ आपकी कॉस्ट को भी पूरा ना कर पाए। तो भाई याद रखिएगा हर सिस्टम के अंदर बेटे कुछ कंट्रोल्स मौजूद होंगे। कंट्रोल्स, ये कंट्रोल क्या करेंगे बेटा, ये सिस्टम को रखेंगे उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के दरमियान, या उस सिस्टम में मौजूद जो रिसोर्सेज हैं ये उनको रखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान। क्योंकि बेटा जब तक सिस्टम विद इन कंट्रोल्स रहेगा, जब तक सिस्टम
विद इन कंट्रोल्स रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, फंक्शनल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, बेनिफिशियल रहेगा, फंक्शनल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कंट्रोल से बियॉन्ड मैक्सिमम से ऊपर चला गया फिर भी नुकसानदेह होगा, मिनिमम से नीचे चला गया फिर भी नुकसानदेह होगा। ये जो बड़े कंट्रोल्स है ना, इनके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा फिर दोबारा आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक आखिरी कंपोनेंट आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, 7वां कंपोनेंट। और याद रखिएगा बेटे, जब भी कभी कोई सिस्टम होगा, उस सिस्टम का बाकायदा एक पर्पस। सिस्टम विदाउट पर्पस इज नथिंग। वो सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं समझ लें करता कि जिसका कोई पर्पस ना एग्जिस्ट करता हो। हर सिस्टम का बेटे कुछ ना कुछ पर्पस मौजूद है, ठीक है। जैसा मैंने समझाया, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो बेटे उसका पर्पस क्या है कि वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेटे अपने वेलफेयर के पर्पसेस हैं, ठीक है। आपके सामने ये एक लैपटॉप पड़ा है, इसका एक पर्पस है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज का ख्याल कीजिएगा बेटा, आप पर्पस से हटके भी उस सिस्टम से काम ले सकते हैं। ये देखें, ये भी मजे की आपको एक चीज बताऊं कि जिस पर्पस के लिए वो सिस्टम बना है, आप उससे उस पर्पस से हटके भी कुछ काम ले सकते हैं। कैसे, देखिएगा। कुछ लोग जो है बेटा, मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल ये बना है 2 सवारियों को बिठा के कम्यूटिंग के लिए, 2 सवारियों को। अब मैंने कुछ अरसा पहले रोड पे ही खड़े, मजाक की बात, वैसे ही जरा एक लाइटर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज तो बेटा मजबूरी से ही हर बंदा करता है। तो इधर सतियाना रोड के ऊपर जो मेन चौक है गेटों वाला, मैं वहां खड़ा था, इशारा बंद था, वहां खड़ा था। तो अचानक मेरी नजर पड़ी तो एक साहब मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, आगे जो फ्यूल टैंक होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ उम्र के, यानी सबसे जो कम उम्र बच्चा था वो आगे बैठा हुआ था, फिर उससे पीछे, फिर उससे पूछे। अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो बेटे 3 या 4 बच्चे जो हैं वो टैंकी पे आगे बैठे हुए थे, छोटी छोटी उम्रों के। फिर उसके बाद वो साहब खुद बैठे हुए थे, फिर उसके बाद एक और बच्चा बैठा हुआ था, और उसके बाद फिर उनकी बेगम साहिबा बैठी हुई थी। और बेगम साहिबा ने बकरी का बच्चा, जिसे हम पंजाबी में लेला कह लो, तो उन्होंने अपनी गोद में एक लेला भी जो है वो पकड़ा हुआ था, जिसको मेरे ख्याल पता नहीं शहर घुमाने लेके आए थे, शायद मैकडोनल्ड दिखाने लाए होंगे उसे। और कुछ सामान उन्होंने पीछे कैरियर के साथ बांधा हुआ था, और कुछ शॉपर्स की शक्ल में हैंडल के दोनों जो ग्रिप्स हैं उसके ऊपर टांगा हुआ था। और बड़ी खुशहाल फैमिली, अल्लाह उन्हें सलामत रखे जहां भी वो हैं। तो वो लोग जो हैं वो अपनी मंजिल के जानिब रवा दवा जो है वो मूव कर रहे थे, और उन्हें किसी किस्म की कोई ट्रैफिक के कवानीन, किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी, और वो सुकून से। अब देखें, मोटरसाइकिल ने क्या उनके गले तो नहीं पड़ जाना कि भैया होंडा वालों ने उनके ऊपर मुकदमा, या यामा था मेरा ख्याल, यामा वालों ने उनके ऊपर मुकदमा तो नहीं कर देना, या यामा ने सड़क पे नहीं बेचारी ने लेट जाना कि मैं नहीं चलती, चलती तो हो जाएगी गरीब। लेकिन बेटा क्या है कि उससे जितना जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं उसके नॉर्मल, या उसके जो पर्पस जो है उस पर्पस को यूटिलाइज करने के, अगर आप उस सिस्टम को ऐसे बेदर्दी से यूज करेंगे तो बेटा वो सिस्टम जो है वो बुनियादी तौर पर फायदा देने की बजाय नुकसान देना शुरू कर देगा। सो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हर सिस्टम एक पर्पस के लिए बना है, उस पर्पस के अलावा अगर आप उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक सिंपली बेटे देखिएगा, जो सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया बनाने वाले क्या बताते हैं कि भाई ये तो इसलिए बनाया गया था, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, नॉलेज शेयर करें, ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया, और उस इंफॉर्मेशन और उस नॉलेज की वजह से कुछ बेहतरी आए, लोग एक दूसरे के हालात वाकयात, वो जगह जहां हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते, उन लोगों की इंफॉर्मेशन हमें मिले, हमारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिले। लेकिन बेटे उसी सोशल मीडिया को हमने फसाद फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, लड़ाइयाँ फैलाने के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल खुदा ताला रहम फरमाए, अगर मैं फेसबुक के ऊपर किसी को
अस्तगफिरुल्लाह गालियां निकाल दूंगा, तो फेसबुक ने वो क्या बाद में पोस्ट को फ्लैग कर देगी, मेरा अकाउंट फ्रीज कर देगी, वो बाकी सारे मामला करेगी, या उसके ऊपर मैं कोई बेहुदा पोस्ट लगा देता हूँ या कोई झूठी पोस्ट लगा देता हूँ, तो बेटा फेसबुक ने कौन सा मुझे मना कर देना है। लेकिन बहरहाल ये वो पर्पज नहीं है जिसके लिए वो सिस्टम जो है वो बनाया गया है। ठीक हो गया। तो हर सिस्टम के अंदर बेटे ये 7 कंपोनेंट्स होंगे, इनपुट, ऑपरेशंस, आउटपुट, बाउंड्री, एनवायरनमेंट, कंट्रोल्स और उस सिस्टम के कुछ पर्पसेस होंगे। ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये इंटरडिपेंडेंट होंगे, इंटर रिलेटेड। इन अदर वर्ड्स हम कहें कि ये जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है, जिसमें कंपोनेंट्स इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होते हैं। और इसी तरह से इनपुट भी एक सब सिस्टम है, ऑपरेशंस भी एक सब सिस्टम है, आउटपुट भी एक सब सिस्टम है, बाउंड्री भी एक सब सिस्टम है, एंड सो ऑन। हमारे पास मुख्तलिफ है। और ये क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की में हमने ये चीज तय की हुई है कि ये एक ओपन सिस्टम है और ये एक डायनामिक सिस्टम है। आज की आखिरी एक जो इसके अंदर डिस्कशन में ऐड करना चाहता हूं वो भी जरा देख लीजिएगा कि बेटे नॉर्मली ना ये जो कंट्रोल्स हैं, वैसे तो कंट्रोल्स काफी तरह के हैं, काफी तरह के कंट्रोल्स हैं, लेकिन मैं आपको बेटा वही कंट्रोल्स पढ़ाऊं और समझाऊंगा जिनकी हमें फिलहाल इस सिलेबस में जरूरत पड़ती रहेगी। सबसे पहले बेटे कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स। डिटेक्टिव कंट्रोल्स ये बेसिकली ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो किसी भी एबनॉर्मेलिटी को, अच्छा बच्चे अब मैं अगर आपसे ये मैं पूछूं आप लोगों से कैसे यार बार बार मुझे फिजिकल क्लास की बड़ी याद आती है, आई रियली मिस माय स्टूडेंट्स, और उनके साथ इंटरेक्शन करना और उन्हें देखना और उनके साथ गपशप करना। एबनॉर्मेलिटी क्या है बेटा? सबसे पहले तो ये डिफाइन करते हैं कि भाई कोई भी चीज जो मैक्सिमम से ऊपर निकल जाए और मिनिमम से नीचे चली जाए वो हमारे सिस्टम के लिए एबनॉर्मेलिटी है। डिटेक्टिव कंट्रोल्स बेटे क्या करते हैं कि ये किसी भी एबनॉर्मेलिटी को सिर्फ डिटेक्ट करेंगे कि भाई देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी। जैसे अगर आप बात करें बेटे जैसे जैसे स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, जैसे ही उनके नीचे धुआं उनके सेंसर से टच होगा वो फौरी तौर पर अलार्म बजाना शुरू कर देंगे, भाई देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी, देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी। ठीक है। डिटेक्ट। आपका मेरे बच्चे ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस वो भी एक डिटेक्टिव कंट्रोल है। उम्मीद है अकाउंट्स वगैरह आप लोग पढ़ रहे होंगे। डिटेक्टिव कंट्रोल है, अगर उसकी दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही तो वो आपको बता रहा है कि जनाब कोई ना कोई गलती है, डिटेक्ट उसने कर ली है कोई गलती है। आपका सीसीटीवी कैमरा डिटेक्टिव कंट्रोल है, दिखा रहा है हाँ जी देख लो ये बंदा है, इसने कुछ चीज उठाई है, असूलन तो इसको रैक से इसने शेल्फ से इसने कोई चीज उठाई है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग पे करके जाते हैं, ये पैसे इसने अपनी शर्ट के अंदर छुपा ली है, तो ये एबनॉर्मेलिटी है। ये बेटा क्या करेगा? सिंपली उस एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर देगा। आपका थर्मोमीटर है, ये आजकल टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए जो देखे यूज हो रहे हैं, अब तो पहले भी खैर यूज होते थे, अब जरा वो गन स्टाइल में कॉमन हो गए हैं, कॉन्टेक्टलेस जो है, तो वो भी बेसिकली एक बेटा डिटेक्टिव कंट्रोल है, बता रहा है जी देयर इज अ टेम्परेचर एबनॉर्मेलिटी। उसके बाद कुछ कंट्रोल्स बेटे ऐसे आते हैं जिन्हें आप कहते हैं दीज आर करेक्टिव कंट्रोल्स। ये जो गलती हुई भी होती है ये उस गलती को ठीक कर देते हैं। जैसे बेटा आपका सिक्योरिटी गार्ड है, वो एक करेक्टिव कंट्रोल है। मैं अल-फतेह स्टोर गया, वहां से मैंने कुछ उठाया, उठा के मैंने अपनी कार्ट में रखने की बजाय अपनी जेब में रख लिया, या कोई चीज जो है चॉकलेट पड़ी हुई थी, फेवरेट है मेरी, उठाए मैंने पकड़ के खा ली,
ठीक हो गया, रैपर उठा के साइड पे फेंक दिया। सीसीटीवी कैमरा ने दिखा दिया, डिटेक्ट कर लिया कि देखो भाई ये इस बेईमान बंदे ने चीज खा ली है और पैसे नहीं दिए। अब सीसीटीवी कैमरा बेटा सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड आ गया। हाँ जी बहन, चॉकलेट खाधी है? हाँ जी जी खाधी है, चलो फिर पैसे दो। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने आके चीजों को करेक्ट करवाया है, एबनॉर्मल को खींच के वापस कहाँ लेके आया है, नॉर्मल में। लेकिन बेटा एक चीज का ना ख्याल रखिएगा जरा मेहरबानी करके, कि जो डिटेक्टिव और कोरेक्टिव कंट्रोल्स है ना, डिटेक्टिव और कोरेक्टिव, इनमें ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनमें रिसोर्स कंज्यूम होता है चीजों को। इसमें होगा क्या भाई, एक दफा चीज गलत हो जाएगी, फिर हम उसे डिटेक्ट करेंगे और फिर हम उसे करेक्ट करेंगे। सबसे जो पावरफुल कंट्रोल माने जाते हैं बेटा, वो माने जाते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, ये ऐसे कंट्रोल हैं जो गलती को बेटा होने ही नहीं देते। प्रिवेंटिव कंट्रोल है, गलती को होने ही नहीं देते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आजकल बड़ा ये शोर मचा हुआ है, जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन इज अ टाइप ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल। भाई पहले खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाएं, फिर आप अस्पताल जाएं, फिर हम आपके टेस्ट करें, टेस्ट आपके अंदर मौजूद वायरस को डिटेक्ट करें, फिर हम आपको कुछ टैबलेट्स दें, इंजेक्शन दें, थेरेपीज करें। वो इंजेक्शन और थेरेपीज और टैबलेट्स जो हैं वो क्या करें, आपके अंदर उस वायरस को करेक्ट करें और फिर आप ठीक हो। तो इससे बेहतर है कि भाई आप एक वैक्सीन लगवा लें ताकि इन चीजों की नौबत ही ना आए। तो इट्स अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव, चीजों को गलत होने ही नहीं देना। ठीक है, चीजों को गलत होने ही नहीं देना, बिकॉज एक दफा अगर वो गलत हो गई तो उनको सही करने में कुछ टाइम लगेगा। तो बेहतर ये है, सबसे ज्यादा बेटे जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलर माने जाते हैं वो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स माने जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रिकॉशनरी होती है और ये बिफोर टाइम होते हैं और चीजों को गड़बड़ होने से पहले ही उनका बिल्कुल सही टाइम के ऊपर उनका तदारुक कर देते हैं, उनकी रेमेडी कर देते हैं। अगली जो बेटे दो टाइप्स है ना कंट्रोल की, ये जरा थोड़ा सा मेहनत से समझनी पड़नी है, थोड़ा जरा हिम्मत करके समझनी पड़नी है, थोड़ी ये टेक्निकल है। देखिए बेटा, कुछ हमारे पास कंट्रोल ऐसे हैं, कुछ कंट्रोल्स जिन्हें दोस्तों हम कहते हैं ओपन लूप कंट्रोल्स, और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोज लूप कंट्रोल। दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हो रहा है, क्लास के बिल्कुल हम आखिरी 4-5 मिनट में पहुंचे हुए हैं। डेफिनेटली बेटा आप लोग थक भी गए होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन चीज इंपॉर्टेंट है। 4-5 मिनट जरा बस तवज्जो अपनी रखिएगा। ओपन लूप कंट्रोल और क्लोज लूप कंट्रोल, दो कंट्रोल्स हैं हमारे पास। इसके लिए पहले एक मिसाल समझिए, बल्कि दो मिसालें आपको मैं पैरेलल रख के समझाता हूं ताकि उससे बात की अच्छी वजाहत हो। एक मेरा बच्चा मैं आपको मिसाल देता हूं कोक की, कोका कोला। ठीक है, हमारे माशरे में मौजूद एक इंतहाई मनहूस बेवरेज जो है। और इसके साथ बेटा मैं मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे फैसलाबाद के कुर्बो जवार में एक और शहर आबाद है, चनियोट, जहाँ के बड़े ही माहिर कारीगर जो हैं, शायद कोई बच्चों में से भी कोई बच्चा यहाँ मौजूद हो जिसका ताल्लुक उस खूबसूरत शहर से हो। तो चनियोट शहर की वो जो कारीगरी है फर्नीचर की, वो बड़ी शानदार है। अच्छा एक चीज जरा देखिएगा, कोक वाले क्या करते हैं, ये कुछ इनपुट लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मेरे बच्चे ये परफॉर्म करते हैं कुछ ऑपरेशंस और आपको आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं बॉटल्स की शक्ल में। डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस के बॉटल्स एंड कैन्स जो हैं
वो प्रोवाइड कर देते हैं। बल्कि मुझे यहाँ एक्चुअली बॉटल्स नहीं लिखना चाहिए, बेवरेज लिखना चाहिए, क्योंकि वो बेवरेज जो है वो डिफरेंट कंटेनर्स में आती है, बॉटल्स भी होती हैं और कैंस भी होती हैं। सवाल मेरा आप लोगों से ये है, जिसके ऊपर आप लोगों ने गौर करना है, कि बेटा ये जो हमारी इनपुट है और बेवरेज की शक्ल में जो हमारे आउटपुट है, अगर आप थोड़ा सा इनके ऊपर गौर करें ना, तो ये इतना ज्यादा एक दूसरे से एसोसिएटेड तो हैं। पेपर में कभी भी गलती से ये ना लिखाइएगा कि दे आर नॉट एसोसिएटेड, गलत कर देगा एग्जामिनर, because both are the components linked with the system, they are existing within the same system। कभी गलती से ये ना लिखाइएगा कि इनपुट और आउटपुट लिंक, भाई लिंक्ड तो हैं, रिलेटेड तो हैं, एसोसिएटेड तो हैं, बट दे आर नॉट एज दैट क्लोजली एंड टाइटली एसोसिएटेड, नॉट एज दैट क्लोजली एंड टाइटली एसोसिएटेड। कैसे? भाई कोक वाले जब बोतलें बनाते हैं, बेवरेज बनाते हैं, वो कहते हैं जी इस महीने जरा गर्मी थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई है, तो भाई हम 100 लीटर बेवरेज बना के बेचेंगे, 100 लीटर बेवरेज बना लेते हैं। मई का महीना आया, अच्छा भाई रमजान अब शुरू हो चुका है, अप्रैल मई और हो रहा है, रमजान के अंदर डे टाइम में तो लोग नहीं पीते, लेकिन कुछ अहमक ऐसे हैं जो सारा दिन भूखे रहने के बाद पकौड़े पकौड़े अच्छी तरह खा के और अपने मैदे का फाइनल बेड़ा गर्क करने के लिए ऊपर कोई लीटर एक पेप्सी जो कोक जो है वो भी उंडेल लेते हैं, ताकि गारंटी हो जाए कि भाई मैदे का बेहतरीन बेड़ा गर्क हो गया है। तो अच्छा भाई इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्वांटिटी को। अच्छा भाई अब ईद आ गई है, ओ हो, अब तो मुसलमानों ने चूंकि 29-30 दिन पाबंदी रही है, तो अब उन्होंने ईद के ऊपर खाने को आखिरी खाना समझ के खाना है, और डेफिनेटली उस खाने के साथ कोक पीना जो है वो हमारा एक मजहबी फरीजा ही तकरीबन बन चुका है। तो भाई अब आप अपनी प्रोडक्शन को और बढ़ा दें। सो बिल्कुल ठीक है, हमारी इनपुट और आउटपुट जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है। जितनी हम इनपुट दे रहे हैं और जितनी हम आउटपुट, जितनी इनपुट जितनी आउटपुट, क्लोजली एसोसिएटेड है। इनपुट देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बेटे इनपुट में मैं आपको अगर वजाहत कर दूं, तो हमारे जो कस्टमर की डिमांड है वो हमारी इनपुट है ना, उसी के मुताबिक हम इंग्रेडिएंट्स खरीद रहे हैं, और ये जो आउटपुट है बॉटल्स की शक्ल में, बेवरेज की शक्ल में जो हमारी सेल है वो हमारी आउटपुट है। देखिए ये एसोसिएटेड है, बिल्कुल एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, लेकिन बच्चा ये उतनी क्लोजली ऐसा नहीं कभी होता कि कोक वाले एक एक घर, एक एक कस्टमर से जाके पूछे, हाँ जी भाई महीने में कितनी को पी लोगे आप कोक? आप कहते हो जी अच्छा यार मैं 1 लीटर पी लूंगा, चलो भाई 1 लीटर ये हम आपके लिए बना दी। हाँ भाई काका आप बताओ आप कितने? नहीं, ऐसा नहीं होता। अंदाजे से बस कोशिश ये करते हैं कि उनका अंदाजा जितना ज्यादा, वो अंदाजा उनको प्लानिंग से मिलेगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस से मिलेगा एंड सो ऑन। लेकिन बेटे अगर आप चनियोट जाए ना, पर्टिकुलरली उन दुकानों के ऊपर, उन शोरूम्स के ऊपर जो स्पेशलाइज्ड फर्नीचर बनाते हैं, कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनाते हैं, आप उनके शोरूम के ऊपर जाएंगे, आपको बना बनाया वहां शायद कुछ भी नजर ना आए। छोटे थोड़े बहुत मॉडल्स बने होंगे, कैटलॉग्स बनी होंगी, तस्वीरें बनी हुई होंगी, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि ढेरों के हिसाब से वहां फर्नीचर बना है। नहीं, आप वहां जाएंगे इनपुट की शक्ल में, इनपुट की शक्ल में बेटे आप वहां पर फर्नीचर का ऑर्डर प्लेस करें। मैं वहां पर जाता हूं, बताता हूं अच्छा भाई जो मेरी बेटी की शादी है और मेरा दामाद जो है वो इंतहाई दर्जे का एक नालायक इंसान है, और उसने इतने सारे जहेज की जो है वो डिमांड कर दी है, तो भाई आप इस तरह से करो कि मुझे इस तरह का एक फर्नीचर बना दो। तो मैंने अपना ऑर्डर दे दिया, इनपुट बना दी, उसके ऊपर उन्होंने डिफरेंट सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए, खूबसूरत सा प्यारा सा फर्नीचर जो है उन्होंने मुझे बना के प्रोवाइड कर दिया। गौर कीजिएगा बेटा, फर्नीचर मेरी आउटपुट है, ऑर्डर जो है मेरा वो इनपुट है। लेकिन अगर यहां पर आप गौर करें तो सर इनपुट और आउटपुट स्ट्रांगली एसोसिएटेड है।
जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगा, एडवांस पेमेंट जमा नहीं कराऊंगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताऊंगा, बेटे वो फर्नीचर बनाने का काम स्टार्ट नहीं करें। ऐसे तमाम सिस्टम्स, ऐसे तमाम कंट्रोल्स, ऐसे तमाम सिस्टम्स में मौजूद कंट्रोल्स जहां पर बेटा इनपुट और आउटपुट उतनी टाइटली, उतनी स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड नहीं होती, दोस्तों कहलाते हैं ओपन लूप। फिर दोबारा क्लियर कर दूं बेटा, ओपन लूप कंट्रोल से मुराद क्या है भाई? ऐसा सिस्टम और सिस्टम में मौजूद ऐसे कंट्रोल्स जहां इनपुट और आउटपुट एसोसिएटेड तो है, वो तो हमेशा रहेगी, लेकिन उतनी टाइटली और स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड नहीं है। क्लोज लूप मेरा बच्चा वो सिस्टम कहलाएंगे, या क्लोज लूप वो कंट्रोल्स कहलाएंगे जहां पर इनपुट और आउटपुट में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। आखिरी बेटा इसमें एक बात और ऐड कर दूं, मेहरबानी करके कभी भी, ये मेरे साथ बहुत मर्तबा हो चुका है, बच्चों से जब पूछा जाता है कि बेटा ओपन लूप कंट्रोल लिखें, तो वो गलती से उसमें ओपन सिस्टम लिख देते हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूं स्क्रीन के ऊपर दोनों चीजों को एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए डिस्प्ले करूं। वो जो ओपन है ना, ओपन और क्लोज और स्टैटिक और डायनेमिक, वो उसकी टाइप्स हैं, वो सिस्टम की टाइप्स हैं। ये जो बेटे ओपन लूप और क्लोज लूप आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये सिस्टम की टाइप्स नहीं, बल्कि बेटा ये कंट्रोल, सिस्टम में मौजूद जो कंट्रोल हैं। एक सिस्टम के अंदर डिटेक्टिव कंट्रोल्स भी होंगे, करेक्टिव कंट्रोल्स भी होंगे, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स भी होंगे। एक सिस्टम में ओपन लूप कंट्रोल भी हो सकते हैं और एक सिस्टम में क्लोज लूप कंट्रोल भी हो सकते हैं। ओपन लूप कंट्रोल कहाँ काम करेंगे? जहां बेटे सिस्टम में इनपुट और आउटपुट के दरमियान उतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नजर नहीं आती, उतनी टाइट एसोसिएशन नजर नहीं आती। क्लोज लूप कंट्रोल उन सिस्टम्स में ज्यादा बेहतर काम करेंगे जहां बेटे इनपुट और आउटपुट स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं। दुरुस्त हो गई सर बात? ये हमारी आज की कंप्लीट डिस्कशन है। अभी तक मैंने किसी स्टडी टेक्स्ट, किसी नोट्स, किसी चीज को रेफर नहीं किया। आप लोगों से भी बेटा यही रिक्वेस्ट है, फिलहाल किसी इधर उधर कहीं जगह छलांगे नहीं मारनी। जो पढ़ाया है ये स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देता हूं, और इसको ही पढ़िएगा और इसको ही रिवाइज कीजिएगा। और इसमें बेटे जहां जहां कोई कंफ्यूजन हो, उस कंफ्यूजन को मेरे साथ बिल्कुल खुले दिल से डिस्कस कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल आपको ये चीजें समझा सकूं। ठीक होगी सर बात? तो आज की अपनी जो डिस्कशन है इसको हम मुकम्मल करते हैं, यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं, और बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा।